ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कल रिजल्ट आया है सीबीएसई का? बोले आया ना? परसों आया है, सॉरी हमको नहीं पता, परसों आया है। तो परसों कितने लोग का रिजल्ट है, हाथ उठाओ। कितना परसेंट? 80। और किसका आया है? 90, बहुत बढ़िया। 86 और 89। और किसी का? 85 और किसका? बताओ 85। और बताओ। और जिसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है जितना आपने सोचा था, तो इसमें कभी भी टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि ये जो 12th का रिजल्ट है वो आपका कैरियर डिसाइड नहीं करेगा। आपका कैरियर डिसाइड करेगा नीट का रिजल्ट। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लग जाओ और जुनून के साथ लगो। और समझ रहे हो ना? फाड़ दो। नीट का पेपर नहीं। समझ रहे हो ना? क्योंकि क्योंकि अगर इस साल 25 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है तो अगले साल 30 लाख लोग डालेंगे। और सीटें अप्रॉक्स मिला के 54,000 गवर्नमेंट सीट है। तो उस 54,000 में एक सीट आपकी है। मजाक नहीं, सीरियस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपका परसेंटेज जब रिजल्ट आया होगा तो मम्मी पापा कम, पड़ोसी ज्यादा पूछे होंगे। पड़ोसी जरी जाए हैं? तो सबसे बड़ा दुख तो पड़ोसियों को होता है, खुश दुख सब उन्हीं को होता है। पड़ोसी सोचते हैं कि अगर उनका लड़का पा गया 90%, तो बोलते हैं कि पड़ोसी आपका लड़का कितना पाया। और वो अगर पा गया मान लो 80 या 85 ऐसे समथिंग पा गया, 90 से नीचे, पढ़ता तो था, फिर अचानक हुआ क्या? तो आपके पेरेंट्स थोड़े सोचने लगते हैं और सोचते सोचते आपसे बातचीत करते हैं। अब बातचीत करते करते कहते हैं बेटा क्या हुआ था। और दूसरी चीज ये भी, आपके अगर फ्रेंड सर्कल में किसी का 90 प्लस आया है और आपका 90 से नीचे आया है, तो और आप भी डिप्रेशन में चले जाते हो। एम आई राइट ना? आए, इतना लोड नहीं लिया करो, रिलैक्स। समझ रहे हो ना? बोलो ना। हाँ बाबू, समझ रहे हो ना? हाँ। तो हमने बोला इतना लोड ना लिया करो, क्योंकि जिंदगी यही खत्म नहीं, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। समझ रहे हो ना? और एक कागज का टुकड़ा आपका कैरियर थोड़ी बदल सकता है। बोलो हाँ या ना? रियलिटी। 12th का रिजल्ट इट डजेंट मैटर, मैटर ही नहीं करता। नीट का कागज टुकड़ा मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है ना। वो तो सिर्फ दिखता है, और आपको नहीं पूरी दुनिया को दिखता है। 12th का रिजल्ट सिर्फ आपके स्कूल को दिखता है, आपके घर वालों को। और नीट का रिजल्ट पूरी दुनिया देखती है। दुनिया मतलब बाहर के लोग भी देखते हैं। तो नीट का एक सीट फिक्स करो ना बे। मैंने कई लोगों से, कई स्टूडेंट थे जिनका 12th का आया, बड़े परेशान थे। सर मैंने मेहनत तो 90 प्लस वाला किया था सर, 80% सर, बहुत मैं डिप्रेस में जा रहा हूं या जा रही हूं। कोई दिक्कत? इतना लोड, लोड, लोड। मेरी तरह बनो ना। बन भी नहीं पाओगे, क्योंकि ओनली वन पीस आदित्य शंकर। तो हमने बोला चिल्ड रहा करो जीवन में। क्या रहा करो? चिल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग टीचर हैं, हम लोग को ऑफर मिलता है पढ़ाने का, इधर उधर से पैसे का पढ़ाया जाता है। तो हमने बोला कोई 5-10 लाख एक्स्ट्रा दे दे तो हम आरएस थोड़ी छोड़ेंगे ना। आरएस यहाँ बसा है, कहाँ बसा है? दिल में। नहीं सच है, जेन्युइन। पैसा भी मिल रहा है, बढ़िया। दोनों चीजें हैं। तो कुल मिला जुला के बात मैं आपसे यही कहूंगा कि जो हुआ उसको छोड़ो, आगे जो है उसको ध्यान में रखो। और जो पड़ोसी कुछ भी कहे, इतना पड़ोसी रिश्तेदार का काम ही होता कहना है यार। जिस दिन बीएमडब्ल्यू जगुआर से उतरोगे ना, तो दिन वही पड़ोसी कहेंगे पक्का 2 नंबर का काम कर रहा होगा। समझ रहे हो ना? वो कभी भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे।
कभी भी ऐसा नहीं, अच्छे वे में नहीं, हमेशा वही। तो उनका काम है, उनको करने दो और इतना लोड ना लो। लोड किस पे लो? अपने काम पे लो। क्योंकि एक गजल है, आपने सुना होगा, मेरा फेवरेट है, मैं हर जगह वही दाग देता हूँ। ठीक है, 2 ही 3 आता है हमको, ज्यादा नहीं आता है। सुना होगा कि नहीं सुना है? सुना है? चलिए सुनाता हूँ। क्या है कि पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, हमेशा ताने मारते हैं ना, हमेशा कहते हैं कि क्या भैया क्या कर रहा है आपका लड़का या लड़की, ठीक है। तो बस एक ही चीज बोलना कि रखते नहीं तमीज, रखते नहीं तमीज। सुन रहे हो? रखते नहीं तमीज जो ऊंची उड़ान की, रखते नहीं तमीज जो ऊंची उड़ान की, कमियां गिना रहे हैं वही आज आसमान की। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप बेटा आसमान हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों पे अगर आप भटक जाओगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आप मेरे योद्धा हो यार। किसके योद्धा हो? है ना, मामूली इंसान के योद्धा नहीं हो। मेरी लाइफ दो है, एक पर्दे के आगे जो आप देखते हो, एक पर्दे के पीछे जो दिखाता नहीं। ठीक है, बोला ना कि आप ऐसे व्यक्ति के योद्धा हो जो कभी हार नहीं मान सकता। मैंने भी लाइफ में बहुत देखी है, स्ट्रगल देखा है, और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर मैं इस स्ट्रगल से हार जाता ना बेटा, तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं रहता, या तो छोड़ देता सब कुछ, कुछ और ही करता बिजनेस। लेकिन मेरा एक जुनून था। क्या था? जुनून। और मेरा जो टारगेट है, जिस दिन मैं पूरा कर लूंगा उस दिन मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। भले मैं जवानी में ही रिटायरमेंट ले लूंगा, लेकिन ले लूंगा। और मेरा मकसद है कि मैं जल्द से जल्द वो टारगेट पूरा करूं, और कर लूंगा। और जिस दिन शादी पे नहीं टारगेट है, ऐसी बात कर, ठीक है। तो वो टारगेट गए, अरे ऐसी बात कर रहे हो आप, शादी कोई टारगेट होता है जी? अच्छा, आइए, चलिए, हमारा टारगेट नहीं है, आप लोग का पता नहीं, आइए लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, हमने बनाया था सेल, क्या बनाया था? ऐसे बनाया था, बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना। कौन सा सेल था? प्लांट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम एनिमल हैं तो हम एनिमल है सेल बनाएंगे ना जी, कि प्लांट सेल बनाएंगे? बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पड़ोस में कौन खड़ा है? प्लांट। बेटा पहला दिन है आज। हाउ मच स्टूडेंट है पहला दिन? कितने लोग पहला दिन? हाथ स्टैंड अप। ओनली यू। एनी डाउट? योर एडमिशन इज डन। गुड। ठीक है, घबराना नहीं। अरे डर गई क्या? डरती नहीं हो? हमारी छोरियां छोरे से कम है के? डरती उरती नहीं है। और डरना भी किससे है? मुझसे क्यों डरना? मैं तो एकदम नॉर्मल इंसान, एक मामूली इंसान हूं। आता हूं, पढ़ाता हूं, पढ़ा के चला जाता हूं। आइए। तो हमने बोला एनिमल सेल है, कौन है? और एनिमल सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? कौन से बोर्ड से हो बेटा? कौन से बोर्ड से पढ़ाई की हो? यूपी बोर्ड। हाँ वही यूपी। हाथ उठाना एक बार यूपी बोर्ड वालों। ठीक। चलो चलो, तुम लोग का वर्चस्व ज्यादा है, तुम्हारा वर्चस्व ज्यादा है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको अंग्रेज बना के छोड़ूंगा। ठीक है, हाँ? अंग्रेजी से कभी डरना नहीं। किससे नहीं डरना? जिस चीज से हम डरते हैं वो हमें बार बार डराता है। अगर किसी चीज से हम डरते हैं वो डराता नहीं है। मम्मी कहती हैं रात में बेटा दूध पी लो नहीं तो भूत आ जाएगा। ऐसा होता था बचपन में ना। और साला आज तक भूत से डर लगता है, आज भी। अब मेरे घर में बगल में थोड़ा जंगल उंगल टाइप है। अगर मुझसे कह दिया जाए 8 बजे के बाद, तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं सर, जेन्युइन मुझे डर लगता है आज भी भूत से। और साला निकलो तो देखो वहां पे अगर कुछ घास फूस बड़े वाले होते हैं ना, और उनको देखो तो लगता है कोई है, वो तुरंत सेफ बन जाता है। तुरंत किसी भूत किसी चुड़ैल का सेफ बन जाता है। समझ रहे हो ना? मैं नहीं जाता। हाँ शेर आ जाए तो नहीं डरूंगा। देखो 2 चीजों से डर लगता है, एक भूत एक सांप। क्योंकि भूत भी नहीं दिखता है और सांप भी कब आ जाए नहीं दिखता है, और बाकी सब दिखते हैं सामने, पता होता है शेर है सामने तो पता चलेगा मरना तो है, तय है। समझ में आ रहा है? और शेर जब आके आगे दिखे तो आप उसकी आंखों से आंख मिलाओ, नजरें मिलाओ, जरा चौंक ले लेता कहां से मिला। ठीक है, आ गया। तो हमने बोला इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड। माइंड फ्रेश है? शुरू करें पढ़ना? आइए।
जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? अब आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए। हमने बोला एनिमल सेल के अंदर जो फ्लूइड है, नाम बताओ, जिसे हम कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। अच्छा साहब, हमने बोला इसी के अंदर पड़ा होता है न्यूक्लियस। क्या पड़ा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है या सिंगल? डबल या सिंगल? एक आउटर एक, दोनों मिलकर बनता न्यूक्लियर। बरोबर समझ में? इनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता, नाम होता है आय। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन होता है। फ्लेमिंग ने बताया था, स्टेन करने के बाद वही क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाता है, क्या बन जाता है? तो यहां हम कंडेंस्ड क्रोमोसोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंडेंस्ड। तो इसके अंदर हमने बना दिया क्रोमोसोम। क्या बना दिया? क्या बना दिया? क्रोमोसोम। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। तो हमने बोला भाई साहब, क्या बोला भाई साहब, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं साहब? प्लाज्म मतलब द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य। सेल के अंदर कौन सा द्रव्य? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। नाम से ही दिया गया। किससे? नाम से। तो हमने बोला कि भाई साहब ये जो है ग्रीन ग्रीन, ये है न्यूक्लियस। कौन है? कौन है? और हमने बोला न्यूक्लियस के अंदर, बोले तो केंद्रक के अंदर ये दिख रहा है गुणसूत्र। क्या दिख रहा है? जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? बोलिए ना यार। सर कल क्लास कितने लोग नहीं आए थे? ईमानदारी से अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। ईमानदारी से, ईमानदारी से खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। कब कसम है खानदान की, कितने लोग कल क्लास नहीं आए थे? ईमानदारी से। ईमानदारी मतलब ईमानदारी होती है। ईमानदारी से खड़े हो। व्हाट एन आइडिया सर जी। व्हाई आर यू नॉट कमिंग यस्टरडे हॉस्पिटल? व्हाई? यू आर सफर्ड फ्रॉम समथिंग? शो के लिए टूटे थे दोनों लोग, साथ ही में सोए थे? अरे यार, अरे तो लेट दोनों लोग हो गए, मतलब जगाने वाला कोई एक दूसरे को नहीं देखा, आज सो लेते हैं। अरे भाई साहब, ऐसे काम, ऐसे काम, ऐसे सिलेक्शन, सच बता रहा हूं, ऐसे सिलेक्शन, मजाक नहीं, सच बोल रहा हूं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए त्याग देना पड़ता है। क्या त्याग? क्या? नींद। क्या बेटा? नींद। समझ रहे हो हमारी बात? ध्यान ना दो, तुमसे ज्यादा है। हमने बोला कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नींद त्याग देना पड़ेगा। सो गए थे सर, इसलिए क्लास नहीं आ पाए। अजीब बात करते हो। बोथ आर यू, दोनों। ये दूसरी जगह रहते हो, आप दूसरी जगह रहते हो, लेकिन सोए दोनों थे ना। घर पे गया था, अब कहे पहले बोले सोए थे। अच्छा, उसका सुना नहीं सुना आपका? ठीक। तो ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। कड़वा है लेकिन सच है। कड़वा कड़वा। अबे तुमको और क्या सुनाई दे रहा है? क्या की जगह कुछ और सुनाई दे रहा है क्या? आओ। तो हमने बोला कि भाई साहब कड़वा है लेकिन सच है, अगर आप क्लास नहीं आओगे ना तो सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। कई साल से पढ़ा रहा हूं और कई साल से लोगों को देख रहा हूं। मेरा काम क्या? मेरा तो काम है पढ़ाना, और हर साल मेरे पैकेज में बढ़ोतरी होता है। एक दिन 1 करोड़ हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मेरे पैकेज में क्या है? बढ़ोतरी। लेकिन आपका क्या हो रहा है? आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो और पैसा दे रहे हो। बोलो हाँ या ना? तो भैया यूटिलाइज करो ना। और तो कम विद्यार्थी का 5 लक्षण जानते हो ना? क्या होता है बताओ? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसमें से कौन है? दबा के खाओ और दबा के सो, और घर तो त्यागी दिए हो। तो तुम्हारे 3 लक्षण तो गजब है। बैठो, अब आइंदा तबीयत कराओ, पैरासीटामॉल खा के आया करो, लेकिन आया करो। अंडरस्टूड? पानी मत पियो। आगे हमने बोला ये क्रोमोसोम है भाई साहब।
तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया, सुनिए ना, ए चुप पे रहो। एक स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखिएगा। क्या बनाया, स्ट्रक्चर। और हमने बोला कि भाई साहब यही जो स्ट्रक्चर है, यही है क्रोमोसोम। कौन है, कौन है, क्रोमोसोम। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। यही कौन है बेटा, क्रोमोसोम। अब सुनिएगा बात को, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यह है क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसे बोलते हैं। और इसी क्रोमोसोम के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन होता है, कौन होता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, लेकिन समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। हमने बोला ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, कौन सा, बीच वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया। और ये जो है इसको क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, एक तरफ जो है इनको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, तो दोनों बहनें हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। और ये नीचे वाली भी कौन है, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन अगर इन दोनों में कहा जाए तो ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है बेटा, क्या है। हमने बोला एक घर में दो बहन है तो दोनों बहन है, और हमने बोला पड़ोस में है तो बहन नहीं है भाई, वो अपने घर की बहन है और ये अपने घर की बहन है। बोलो समझ में आया। तो हमने बोला अगर पूछा जाए तो ये कौन है दोनों, ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमैटिड। कौन है बेटा, कौन है, सिस्टर क्रोमैटिड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, आया। अब सुनिएगा बात को बहुत ध्यान से। और हमने बोला अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये भी दोनों कौन है, सिस्टर है क्रोमैटिड। कौन है बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, आया। और अगर बोला जाए ये और ये कौन है, नॉन सिस्टर। ये और ये कौन है, ये और ये कौन है, ये और ये कौन है, अपोजिट वाले कौन है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। कौन है बेटा। तो हमने बोला अगर पूछा जाए ये दोनों भैया कौन है, तो आप बोलोगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। कौन है, नॉन सिस्टर। लिखना नहीं अभी, नॉन सिस्टर हम मिटाएंगे, इसीलिए बोला था। क्रोमैटिड कौन है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, ये जो आपका सेंट्रोमियर है ये चारों तरफ से घिरा होता है। क्या होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, और एक प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर से घिरा होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर्स। क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, फिर से बोलो, काइनेटोकोर्स। क्या नाम होता है। अब हमने बोला कि भाई साहब ये भाई साहब जो है सेंट्रोमियर, ये चारों तरफ से घिरे होते हैं। क्या होते हैं, घिरे होते हैं। और कौन से स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं, फटाक से बोलो, काइनेटोकोर्स। किससे घिरे होते हैं, किससे घिरे होते हैं, काइनेटोकोर से घिरे होते हैं। बोलो समझ में आया। आइए सर, काइनेटोकोर बना किसका होता है, प्रोटीन का। जैसे आपने कैसेट देखा है, सीडी में गोल सा होता था, एक उंगली बीच में फिर एक साइड में, ताकि स्क्रैच ना पड़े उस पे। देखा है कि नहीं देखा है। और उसको रख देते थे उसमें, अंदर जाता था, मिथुन का पिक्चर चलता था। बोलो समझ में आया। अब सुनिएगा, एकदम उसी कैसेट की तरफ बीच का जो, जिसमें उंगली ऐसे कर देते थे, और हमने बोला वो बीच का जो खाली जगह है वो समझो सेंट्रोमियर है। कौन है, और वो किनारे किनारे पे जो लगा है समझो कौन है, कौन है। बरोबर समझ में आया, बोला हाँ या ना। तो हमने बोला बीच वाला सेंट्रोमियर, जिससे सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े होते हैं, इधर वाले भी और इधर वाले। और हमने बोला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड भी जुड़े होते हैं। और इस सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीन का बना हुआ संरचना या स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। फटाक से बनाओ।
समझ में आया बेटा? तो हमने पूछा कि भैया ये पूरा स्ट्रक्चर कौन है? क्रोमोसोम। कौन है? क्रोमोसोम गुणसूत्र है। कौन है? क्रोमोसोम। क्यों इसको गुणसूत्र बोलते हैं? ध्यान से सुन, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये गुणों को या कैरेक्टर को एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे जनरेशन, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जैसे आपने सुना होगा, सुनिए, आपने सुना होगा कि आपको कानपुर से लखनऊ जाना है, पैदल पैदल तो जाओगे नहीं, किसमें बैठ के जाओगे? बस में या ट्रेन में। तो आप समझो डीएनए हो, क्या हो? और जिस बस या जिस गाड़ी में बैठ रहे हो वो है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ही किसी भी जनरेशन से किसी दूसरे जनरेशन में चीजों को भेजने वाला कौन होता है? ट्रांसपोर्टर। कौन होता है? कौन होता है? ये बताया था सटन और बोवरी ने। किसने बताया था? सटन और बोवरी। समझ में आ रहा है कि? चलिए नोट करिए। लिख लिया? अच्छा एक बात बताओ, जो सीडी में हमने कैसेट लगाया था उसको अंग्रेजी में डिस्क बोलते हैं ना? बोलो हाँ या ना? डिस्क बोलते हैं ना? अरे बोलो ना। तो हमने बोला ये जो काइनेटिक कोर होता है इसका शेप कैसा होगा? डिस्क शेप। कैसा होगा? तो लिख लो, जो काइनेटिक कोर होता है इसका शेप होता, आकार डिस्क शेप का। कैसा होता है? डिस्क शेप्ड। दूसरी चीज, किसका बना होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड? प्रोटीन का। किसका बना होता है? तो हम बोल सकते हैं ये भाई साहब है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है? तो लिख दिया प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर। बोलो समझ में आया? ठीक है ना? इतनी बात इसके बारे में हमने लिख दिया। तो बताओ भैया, काइनेटोकोर कौन से शेप का होता है? डिस्क शेप। किसका बना होता है? प्रोटीन। किसका बना होता है? प्रोटीन। बरोबर समझ में आया कि नहीं? अब सर मैं कुछ चीजें आपको ज्ञान वाली बताऊंगा, फिर आगे इनके टाइप्स बताऊंगा, ठीक है ना? हो गया? चलें आगे बढ़े? बढ़े हैं? अभी तो कुछ लोग लिख रहे हैं। 10th का भी रिजल्ट आया है परसों ही ना? 10th में बच्चे, एक बच्ची लाई है 99, एक लाई है 99 नहीं 97, एक लाई है 95, एक लाई है 94। फाउंडेशन बैच की डीपीएस। बच्चे पढ़ने वाले हैं इस साल, और इस साल हमें लगता है सिलेक्शन मैक्सिमम जाएगा। जाएगा ना? आईसीएसई बोर्ड, ठीक है? आप मेहनत करो, जाएगा। और परेशान ना हो, कल पापा का कॉल आया था, ठीक है? और आप लोग कोई दिक्कत हुआ करे हमसे बताया करो ना। हमसे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? या किसी टीचर से बता दिया करो, चाहे फिजिक्स वाले सर हो चाहे केमिस्ट्री वाले सर। किसी से कोई दर्द हो तो दर्द बयां कर दिया करो। दर्द अंदर नहीं रखा जाता है, दर्द बीमारी बन जाती है। तो कोई समस्या, और देखो अभी हम लोग स्लो चल रहे हैं, आई एक्सेप्ट, हम भी स्लो चल रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं। स्लो रीजन है चलने का, 21 तारीख से स्लो नहीं चलेगा कोई, समझ रहे हो ना? 21 तारीख को हमारा लास्ट बैच होगा, तो 21 के बाद कोई स्लो नहीं चलेगा, फास्ट। फास्ट मतलब ऐसा भी नहीं कि समझ में ना आए, मतलब एक स्पीड ऐसा रहेगा जिसमें आप मेरी बातों को समझ लो और मैं कंटेंट भरपूर आपको दे दूं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? तो हमने बोला कि आप परेशान ना हो स्पीड को लेके, बाकी मैं हूं ना। और आपका, मैंने बोला है सिलेबस कब खत्म होगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सिलेबस कब खत्म होगा? जनवरी में। कब खत्म होगा? तो ये मेरा वादा है, कब खत्म होगा? जनवरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोला हाँ या ना? ये मेरा वादा है, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। जनवरी में सिलेबस आपके हाथ में विद नोट्स, सारे चैप्टर के, मेरा वादा है। एक दिन भी नहीं जाएगा फरवरी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? होली में ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं होगी। सपना मत देखना जाएंगे होली खेलेंगे, समझ में आ रहा है ना? सपना बिल्कुल, सपने को चूर चूर कर दो। हाँ, तुम्हें बड़ा पता है। आगे आओ। तो हमने बोला ये क्रोमोसोम है। कौन है?
हमने बोला बीच में सेंट्रोमियर कौन है बेटा, और सेंट्रोमियर को चारों तरफ से घेर के कौन रखा है, काइनेटोकोर। कैसा शेप होता है, डिस्क शेप। किसका बना होता है, और एक तरफ होती है तो उनको बोलते हैं, एक तरफ है तो बोलते हैं, अपोजिट है तो होते हैं। समझ में आया। अब सर सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। हमने बोला मान लो सेल है, कौन है, बोलिए ना। सेल मतलब सबको पता है, कोशिका। सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बोलिए ना। यस सर, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, अरे बोलो ना तेज से, कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। आवाज नहीं, न्यूक्लियस कौन होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, नाम बताओ, न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन होता है, कौन होता है। तो हमने इसके अंदर जो फ्लूइड होता है बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मेरा हर एरो पिछले वाले से कुछ मांगता और अगले वाले से कुछ कहता। सेल, एरो इधर है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है भाई साहब क्रोमोसोम। क्या होता है, क्या होता है। अच्छा साहब एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, बताओगे ना, ये ना कहो, कहो सर कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिश। आगे आइए। हमने बोला कि स्पर्म का नाम सुना है, स्पर्म, शुक्राणु क्या बोलते हैं, तो स्पर्म का नाम सुना होगा। और फीमेल में पाया जाता है ओवम। क्या पाया जाता है, बोलो ना। अच्छा, हमने बोला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो फीमेल में होता है या मेल में होता है। कितना बड़ा नॉलेज, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो फीमेल में होता है। किसमें होता है, फीमेल। दूसरी चीज, किसी भी महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन, और उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड, उसका कोई भी डेट फिक्स नहीं होता। किसी का 1 को भी आ सकता है, किसी का 5 को भी, किसी का 10 को भी, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25, किसी का महीने के लास्ट। लेकिन जिस दिन भी ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा वही पहला दिन होगा। क्या होगा, पहला दिन। और मेंस्ट्रुएशन पहले दिन से लेके लगातार, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है 28 से 29 दिन। कितने दिन चलता है, कितने दिन चलता है, कितने दिन चलता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि ये समझाना इसलिए समझा रहे हैं। सर मान लीजिए अभी अभी बच्ची का या बच्ची महिला है तो जो लड़की है उसका जन्म नहीं हुआ। मान लो हमने बोला अभी बच्ची जो है वो मां के गर्भ में है। कहां है, मां के गर्भ। मां के गर्भ मतलब मम्मी के वॉम्ब, वॉम्ब मतलब कोक, और कोक को ही बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मान लो जो यूट्रस में, कहां है, यूट्रस कहां है, बोलो समझ में। बाबू इधर देखो, कहां है, फिर देखो, क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आप उनसे, है? बहुत अच्छा बच्चा है वो मैथ और बायो दोनों लिया है। वेरी वेरी मच टैलेंटेड गाई, गाइज। तो ऐसे ना देखो, कोई भी आए, अब हमें लगता है तुम जब तक उसको बैठा नहीं दोगे तब तक देखो, आओ बैठ, तो वो था। आओ आओ आओ। हमने बोला कि बिफोर बर्थ, क्या लिख दिया, बिफोर बर्थ मतलब अभी जन्म नहीं हुआ। और किसकी बात चल रही है, डॉटर की। किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, बोलो समझ में आया। डॉटर मतलब बिटिया, डॉटर मतलब आओ, और सन माने बेटा। तो हमने बोला बिटिया का भी जन्म नहीं हुआ है, मां के गर्भ में है। कहां है बेटा, अरे बोल ना, मां के गर्भ में। तो इसके पास, सुनो सुनो ध्यान से सुनना, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गहराई में मत जाना नहीं तो डूब जाओगे। तो हमने बोला एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोलते हैं, तो हमने बोला कि भाई साहब ये है मान लो फॉलिकल। क्या है, फॉलिकल।
और इसी फॉलिकल के अंदर ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम। बस सुनना, हमने बोला इसको क्या बोलते हैं बेटा? फॉलिकल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जब बच्ची मां के गर्भ में होती है तो उसके पास लाखों की संख्या में क्या होते हैं? फॉलिकल। क्या होते हैं? बोलो समझ में। और अप्रॉक्स मान लो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, एग्जाम्पल, सच घटना नहीं है, एग्जाम्पल। मान लो 10 लाख है। कितना है? 10 लाख। बोलो समझ में है। अब हमने बोला कि उस बच्ची का जन्म हो गया, मतलब वो बच्ची दुनिया में आ गई, तो हमने लिख दिया आफ्टर बर्थ। क्या लिख दिया? आफ्टर बर्थ। बोलो समझ में आया कि नहीं? अभी तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? जब तक वो बच्ची प्यूबर्टी अवस्था में नहीं आएगी, वयस्क अवस्था में नहीं आएगी, एडल्ट अवस्था में नहीं आएगी, मतलब 14 से 15 साल की जब तक नहीं होगी तब तक। तो हमने बोला आफ्टर बर्थ ये जो फॉलिकल थे, जो कितने में थे बेटा? लाखों, मतलब 10 लाख एग्जाम्पल, वो हो जाएंगे 5 लाख। कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 5। मतलब फॉलिकल धीरे धीरे खत्म होते। क्या होते हैं? अब हमने बोला वो बच्ची आ गई प्यूबर्टी अवस्था में। कौन सी अवस्था में? प्यूबर्टी। कौन सी अवस्था में? प्यूबर्टी अवस्था। वयस्क अवस्था में आ गई, मतलब एडल्ट अवस्था में। तो मतलब उसका उम्र हो गया होगा 14 से 15 साल। कितना हो गया होगा? 14 से 15 साल। अब ये फॉलिकल और कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और कम। और कम होते होते ये हो जाते हैं 60,000 से 80,000। कितना हो जाते हैं? 60,000 से 80। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? समझ में आया ना? अब फॉलिकल क्या है? वही जिसके अंदर ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम। बोलो समझ में आया कि नहीं? जिसके अंदर ओवम होता है। एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं। फॉलिकल जो ओवरी के अंदर बनता, अंडकोश ओवरी के अंदर बनता है, और वही फॉलिकल ओवम बनाता है। क्या बनाता है? ओवम। ये बात समझ में आएगी? सिंपल भाषा में। अगर नहीं भी आई हो तो घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे चीज सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है ना? अब हमने बोला कि जब यह बच्ची हो जाती है एक महिला, और एक बूढ़ी महिला, मतलब इसका उम्र हो जाता है 50 साल। कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 50 साल। अब 50 साल की अवस्था में इस महिला के पास भाई साहब 0 फॉलिकल हो जाते हैं। कितने फॉलिकल? कितने फॉलिकल? 0। अब सुनिएगा, अगर 0 फॉलिकल हो गए तो 0 ओवम भी होगा। बोलो ना? तो इसीलिए तो एनसीईआरटी ने लिख दिया कि जो महिलाएं हैं वो मात्र 50 साल के अंदर ही बच्चे पैदा कर सकती हैं, 50 साल बाद बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन जो पुरुष है वो आजीवन कारावास, मतलब आजीवन वो बच्चे पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आजीवन स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा, आगे आओ। हमने बोला बिफोर बर्थ, जन्म के पहले फॉलिकल कितने थे? लाखों। कैसे थे? और जन्म के बाद कुछ कम हुए। प्यूबर्टी अवस्था में कितने हो गए? 60 से 80,000। और 50 साल में तो 0 ओवम भी होंगे। कितने? 0 ओवम। बोलो समझ में। और ओवम और उधर से स्पर्म जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाइगोट बनेगा नहीं, और जाइगोट जब तक बनेगा नहीं तो उसमें डिवीजन होगा नहीं, और जब तक डिवीजन होगा नहीं तब तक एम्ब्रियो बनेगा नहीं, और जब तक एम्ब्रियो बनेगा नहीं तब तक ब्लास्टोमियर बनेगा नहीं, और जब तक ब्लास्टोमियर बनेगा नहीं तब तक मरूला बनेगा नहीं, और जब तक मरूला बनेगा नहीं तब तक ब्लास्टोसिस्ट बनेगा नहीं, और जब तक ब्लास्टोसिस्ट बनेगा नहीं तब तक यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर में धंसेगा नहीं, और जब तक धंसेगा नहीं तब तक गेस्टेशन पीरियड होगा नहीं, मतलब 9 महीने तक उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा उसका बच्चा पैदा नहीं होगा। समझ में आया? अब सर समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। हमने बोला ये सीरीज है, मां के गर्भ में है तो लाखों फॉलिकल, मतलब उसके अंदर ओवम होगा, बनेगा। हमने बोला जब जन्म हुआ तो कम हो गया, और जब 14 से 15 साल की हो गई तो और कम हो गया,
और 14 से 15 साल से जब 50 साल की हो गई तो 0। अब बच्चे पैदा। मान लीजिए कोई महिला है, कौन है? महिला। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है जो 14 से 15 साल की है और इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, कोई भी डेट हो सकता है। तो हमने बोला मान लीजिए साहब पहला दिन है, कौन सा? पहला। अब पहला मतलब हमने लिख दिया फर्स्ट डे, कौन सा? फर्स्ट। बोलो हाँ या ना। उसके बाद कौन सा डे आएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा और हो जाएगा 28, 29। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। तो हमने बोला कोई बच्ची है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है और कौन सा दिन है? पहला। कौन सा? कौन सा? तो आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं का जो प्रजनन तंत्रिका या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किनारे पे 3 लेयर पाए जाते हैं। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला अंदर वाला अंदर वाला। तो हमने बोला कि ये जो इंडोमेट्रियम है, कौन है बेटा? इंडो। ये धीरे धीरे ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक। ब्रेक मतलब समझते हो? टूटता है। क्या होता है? लेकिन बाद में बन भी जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इंडोमेट्रियम में ही जाके धंसता है। अगर इंडोमेट्रियम टूटा और टूटा ही रह गया तो क्या वो ब्लास्टोसिस्ट उसमें धंस पाएगा? धंस पाएगा? बोलो ना। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं यही चाह रहा था ना आए। ये जो पढ़ा रहा हूं आ रहा है? बस इतना सुनो, क्या बोला वो छोड़ो, क्या हो रहा है वो सुनो, क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना? और हमने बोला कि भाई साहब ब्लीडिंग भी होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग। ब्लड भी निकलता है एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने के साथ साथ। ये कितने दिन तक चलता है? 1 से मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन। इस दौरान ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग। किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू। दूसरी चीज हमने बोला ये जो 14th डे है, कौन सा डे है? 14, 14वां दिन। कौन सा दिन? 14वां। इस दौरान जानते हो क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूं। भाई साहब फॉलिकल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? फॉलिकल। पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल बनता है। फिर बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनता है? सेकेंडरी। फिर बनता है टर्सरी। क्या बनता है? टर्सरी फॉलिकल। बोलो ना। और इसके अंदर ओवम तो है ही है। बोलो ना। और उसके बाद यही टर्सरी फॉलिकल मैच्योर हो जाता है और बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनता है? बस सुनना, कुछ लोड मत लेना। नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस सुनना। हमने बोला ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके अंदर ओवम है। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। अब हमने बोला कि ये फॉलिकल 14वें दिन फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है, रप्चर। अब फटने के बाद जो ओवम है वो आ जाता है बाहर। कहां आ जाता है? बाहर। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं? अब हमने बोला ओव्यूलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, इधर से स्पर्म आया, दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ना आई हो कोई बात नहीं, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में पहला दिन और 14वें दिन फट जाता है। कौन? फॉलिकल। यही फॉलिकल जो बन रहा है। ठीक है ना? ना समझ में आया तो लोड मत लेना। ठीक है? छोड़ दो इसको। क्या कर दो? छोड़ दो। मैं फालतू में आ गया इस पे। आगे आओ। हमने बोला क्रोमोसोम है। कौन है? हमने बोला ये मान लो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। यही था ना? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये जोड़े में है। कैसा है? जोड़े में। मान लो ये 46 क्रोमोसोम वाला है। कौन सा है? नंबर 46 क्रोमोसोम। ठीक है ना? नंबर ऐसे कैसे कितने होंगे? 46। कितने होंगे ऐसे? 46। अच्छा सर मान लीजिए एक मेल है। कौन है? पुरुष, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। बोलो हाँ या ना? और एक होती है फीमेल। कौन होती है? बोलो ना भैया। फीमेल, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे? हमने बोला ये मान लो क्रोमोसोम किसका है?
मेल का, और ये क्रोमोसोम किसका है? फीमेल का। किसका है? फीमेल का। ठीक है, सिंगल सिंगल है ना। ये जोड़े में इसलिए कहलाया 46। सोचो अगर मेल का, इस सेल का, स्पर्म सेल, कौन से सेल? स्पर्म सेल के अंदर ऐसा क्रोमोसोम है, और ये किसके अंदर? ओवम। किसके अंदर है? ओवम से। सोचो अगर स्पर्म के अंदर 46 क्रोमोसोम होता और ओवम के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होता, तो हमारे अंदर 92 क्रोमोसोम होता। बोलो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। कितने होते हैं? पता चला हमारे अंदर 92, हमारे लड़के के अंदर इसका दोगुना। अब तक हम लोग के अंदर लाखों वाला क्रोमोसोम होता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल? नहीं। तो हमने बोला ये क्रोमोसोम है, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम एन है, कैसा है? एन। एन मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम वाला। कैसा? 23। और इसके अंदर भी कैसा? ये कैसा है? एन वाला। मतलब कितने क्रोमोसोम? 23। और ये स्पर्म का जो क्रोमोसोम, ओवम का जो क्रोमोसोम, जब दोनों मिलेंगे तो जानते हैं कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ऐसा जो दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा 2n। कैसा हो जाएगा? मतलब 46 क्रोमोसोम, मतलब एक इंसान जो होता है उसका क्रोमोसोम। समझ में आया? तो हमने बोला कि ये जो क्रोमोसोम होता है इसका बड़ा कमाल का काम होता है। क्या होता है? कमाल। मतलब ये क्रोमोसोम हमें बनाता है। किसे बनाता है? हमें। और हमें 46 क्रोमोसोम वाला बनाता है। कितने क्रोमोसोम वाला? 46। पापा का कितना हमारे अंदर आता है? 23। और मम्मी का कितना? 23। दोनों मिल जाते तो हम कितने? 46। समझ में आया कि नहीं? तो ये काम होता है क्रोमोसोम का, कि अपने जनरेशन से नए जनरेशन को बनाना, अपने कैरेक्टर को नए जनरेशन के कैरेक्टर को नए जनरेशन में भेजना। समझ में आया? यही तो इनहेरिटेंस कहलाता है। अब सुनिएगा मेरी बात को। सेल के अंदर, तो सेल कौन सा है? सेल कौन सा है? तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और इसके अंदर क्रोमोसोम। 46 वाला या 23 वाला? 23 वाला। और दोनों मिलेंगे तो 46 बनेगा, मतलब हम बनेंगे। क्या बनेंगे? हम। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाना। जिसको आया हो अच्छी बात, नहीं आया हो कोई बात। तो हमने बोला कि भाई साहब अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम कहां पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल। समझ में आया? अब मैं जो लिखवाने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप देखिएगा। क्या बताने जा रहा हूं कि ये भाई साहब जो आपका क्या है, क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम में कौन है बेटा? कौन है? क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है। इसके पोजीशन के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के? बरोबर समझ में आया? और इससे क्वेश्चन हर साल आता है। मतलब कि सेंट्रोमियर अगर यहां है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर चला गया सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा और ऊपर चला गया एक्रोसेंट्रिक, एकदम ऊपर चला गया टीलोसेंट्रिक। कौन गया? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। तो लिखिएगा यहां पे एक लाइन, क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन of centromere, of centromere on the chromosome। किस पे बेटा? क्रोमोसोम। ठीक है, क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोसोम। तो लिख लो यहां पे, क्रोमोसोम आर 4 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमोसोम आर 4 टाइप्स। और बेटा इसमें क्रोमोसोम बहुत सारी चीजें मैंने पहले बता दी है कि क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बहुत बार बता चुका हूं। उसको हम डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। और डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को भेजता है।
ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए यहां ज्यादा लोड नहीं। और आगे भी क्रोमोसोम का बहुत चर्चा चलेगा किस चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, जो यहां के लिए जरूरी है बस वही पढ़ो। तो हमने बोला कितने प्रकार के होते बेटा, चार। कितने प्रकार के, चार। पहला ऐसे हमने करके लिख दिया। हमने पहला लिखा मेटासेंट्रिक। क्या लिखा, पहला होता है मेटा सेंट्रिक। ठीक है, मतलब सेंट्रोमियर मिडिल पे है। कहां पे, मिडिल, बीच में। कहां पे बेटा, बीच। दोनों आर्म भुजाएं इक्वल हैं। क्या है, इक्वल। समझ में आया कि नहीं? हमने बोला दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक। कौन होता है, सब मेटासेंट्रिक। कौन होता है बेटा, सब मेटासेंट्रिक होता है। बोलो समझ में आया? और आखिरी तीसरा, तीसरा जो होता है वो होता है एक्रोसेंट्रिक। क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक। मैं सब बताऊंगा, घबराओ नहीं। एक्रोसेंट्रिक। और चौथा आखिरी जो होता है वो होता है टीलोसेंट्रिक। कौन होता है, टीलोसेंट्रिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम किस पे है, क्रोमोजोम पे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे चार प्रकार के होते हैं। कौन, क्रोमोजोम। इधर से पढ़ोगे तो अंग्रेजी, इधर से पढ़ोगे तो हिंदी। नहीं समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोजोम, ऐसे पढ़ो। गुणसूत्र के, ऑन माने पे होता है, गुणसूत्र पे सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे चार प्रकार के होते हैं। कौन, समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना, नहीं आया ना, नहीं आया ना, बोलो ना, आया कि नहीं आया? इधर से पढ़ोगे तो और इधर से पढ़ोगे तो समझ में आया। इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी हिंदी में मत लेना, इंग्लिश में लेना। क्यों, क्योंकि हमेशा उल्टा लिखा रहता है। जो लाइन इंग्लिश में सीधी, हिंदी में उल्टी। फील किया होगा कभी? आइए, तो क्रोमोसोम पे जो सेंट्रोमियर का जगह होता है उसके आधार पे, उसके पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, चार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नोट करिए, फिर एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेटासेंट्रिक, उसके बाद। ठीक है, चले आगे बढ़े। आइए, है कब है? अच्छा, तो क्रोमोसोम पे जो सेंट्रोमियर लगा होता है उसके स्थान या पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, चार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस बार भी शायद इस पे क्वेश्चन आया। तो हमने बोला ये ऐसा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन हर साल आता है लगभग। जैसे आप सुने होंगे गेट वाला फिजिक्स में, उस पे हर साल क्वेश्चन आता है। तो हमें कुछ चीजें पता होती है हर साल, तो उसको हम छोड़े क्यों, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। गेट हमेशा पढ़ के जाना। ये और रेजिस्टेंस वाला जो पैरेलल सीरीज, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है फिजिक्स में हर साल। और विशाल सर जो प्रेडिक्ट कर देंगे वो क्वेश्चन कतई आएगा, मजाक नहीं, 100%। अगर उन्होंने 10 क्वेश्चन बोल दिया 10 आएगा। न्यूमेरिकली इधर उधर हो सकता है लेकिन लैंग्वेज वही रहेगा। हल्के में लेते हो क्या, शरीर देखे। आगे आओ, नेक्स्ट। हमने बोला अगला लिखिए भाई साहब। अगला पहला होता है मेटासेंट्रिक। अब इसके बारे में देखते हैं, घबराना नहीं। ए, जो अभी हमने बीच में थोड़ा सा हवा कर दिया था ना, घबराना नहीं उसको। सोच ई का कर दिया, ये तो 12th के रिप्रोडक्शन चैप्टर में लेके आ गया था। तो घबराओ नहीं, कभी कभी बीच बीच में मैं भी बहक जाता हूं। ठीक है, मैं चला जाता हूं कहीं और, तो फिर वापस आ जाता हूं ना। तो कुछ लगता है का कहां ले गया था, एरोप्लेन में ले गया, फिर उतार दिया ना। आइए, तो हमने बोला मेटासेंट्रिक कैसा, सुनो। यही तो सेंट्रोमियर है ना, बोलो हाँ या ना। यही यही सेंट्रोमियर है ना। और हमने बोला सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच है। कैसा है बेटा, बीचों बीच। मतलब इधर भी ऐसा क्रोमोसोम और सेम साइज में इधर भी। थोड़ा बहुत घट बढ़ जाए तो घबराना नहीं।
इधर भी सेम साइज का क्रोमो। समझ में आया कि नहीं? दोनों आर्म क्या है? इक्वल। क्या है? और सेंट्रोमियर एकदम बीच में। कहां है? बीच में। तो हमने लिख दिया यहां पे, ये है सेंट्रोमियर। कौन है बेटा? सेंट्रोमियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको हम ऐसे मोड़ दें, दोनों आर्म को ऐसे है मोड़ दे, तो कौन सा शेप लेगा? वी शेप। कौन सा शेप होगा? वी। तो हमने बोला मान लो यही है, ये ऐसे सेंट्रोमियर है और हमने क्रोमोसोम को ऐसे मोड़ दिया। बोलो हाँ या ना? तो कौन सा शेप लिया? वी। कौन सा शेप? तो आप लिख सकते हो ये कौन से शेप का होता है? वी शेप। कैसा होता है? वी शेप। अगर आपसे पूछा था वी शेप का कौन होता है? मेटासेंट्रिक। कौन होता है? मेटासेंट्रिक। समझ में आया कि? बोलो हाँ या ना? तो आप बोलोगे सेंट्रोमियर बीच में होता है। कहां होता है? बीच में। और दोनों आर्म, भुजाएं इक्वल होते हैं। लिखो इसको, फिगर धड़ाक से बनाओ, फिर लिखवाता हूं। कैसे? ऐसे। सेंट्रोमियर जो है वो कहां होता है? मिडिल या सेंटर पे होता है। कहां होता है? सेंटर पे होता। कहां होता है बेटा? सेंटर पे होता है। बोलो ना। नहीं बोल, गुस्सा गए का? गुस्सा गए का? आओ। हमने बोला दोनों भुजाएं जो हैं वो, एक ये हो गया और एक ये। तो यहां लिखोगे बोथ आर्म्स। बोथ माने दोनों, आर्म माने भुजा। आर्म्स आर इक्वल की अनइक्वल? इक्वल। क्या है बेटा? समझ में आया कि नहीं? दोनों भुजाएं क्या है? इक्वल। बरोबर समझ में आया? तो बोला जब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहां होता है? मिडिल सेंटर पे। और हम लोग दोनों भुजाएं कैसी होती हैं? इक्वल। कैसी होती हैं? इक्वल, बराबर, ना छोटा ना कोई बड़ा। समझ में आया? अगला लिखिए सब मेटासेंट्रिक। क्या है बेटा? सब मेटासेंट्रिक। अगला हेडिंग दूसरा, सब मेटासेंट्रिक। कौन बेटा? सब मेटा सेंट्रिक। बरोबर समझ में आया कि नहीं? बोला हाँ या ना? ना आए तुरंत पूछा करो खड़े होके, अलाउड है मेरी क्लास में। ठीक है? इसमें हमने फिगर बना दे थोड़ा सा। आइए, सेंट्रोमियर थोड़ा सा मिडिल से आगे बढ़ जाएगा। कहां बढ़ जाएगा? अवे। अवे मतलब किधर? पोल की तरफ। पोल, एक ये पोल है और एक ये पोल, एक तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हमने बोला मान लीजिए ये सेंट्रोमियर है। कौन है बेटा? सेंट्रोमियर है। बोलो ना। यस सर। हमने बोला ये मान लो थोड़ा सा छोटा हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा छोटा। बोलो ना। और एक भुजा थोड़ा सा बड़ा। समझ में तो आ ही गया होगा। बोलो हाँ या ना? मतलब जो सेंट्रोमियर थोड़ा सा खिसक गया मिडिल से आगे, थोड़ा मिडिल से आगे। तो हमने बोला यही तो सेंट्रोमियर है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। सेंट्रोमियर ए, सेंट्रोमियर है। तो लिख दोगे स्लाइटली। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। स्लाइटली मतलब, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। अवे मतलब आगे बढ़ गया। कहां से? मिडिल से। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखोगे? स्लाइटली अवे फ्रॉम दी मिडिल। कौन बढ़ गया? सेंट्रोमियर। तो लिख दो यहां पे स्लाइटली। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, अवे फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम द मिडिल। बोलो हाँ या ना? मिडिल से थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो यहां लिख सकते हो बीच से थोड़ा सा, थोड़ा बहुत थोड़ा, थोड़ा सा आगे चला गया। आपके भाषा में। ठीक है? बोलो समझ में आया? थोड़ा सा कहां चला गया? आगे। देखो गया ना, थोड़ा सा, बहुत पता नहीं चला, बहुत थोड़ा सा।
तो इससे एक भुजा छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, और एक भुजा बड़ा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, इससे ये वाला जो आर्म होगा, वन आर्म, एक भुजा, ये दूसरा है, तो वन आर्म क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट। और एक आर्म जो होगा वो कैसा रहेगा, लॉन्ग। वन आर्म कैसा होगा, लॉन्ग। कैसा होगा, लॉन्ग। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक आर्म छोटा हो जाएगा, एक आर्म बड़ा। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो ना, आया कि नहीं आया? आया। अगर इसका शेप देखेंगे तो समझिएगा कैसा होगा इसका शेप। ये सेंट्रोमियर है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। और हमने बोला ये भाई साहब बड़ा वाला हमने बना दिया क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड, और ये हमने थोड़ा छोटा वाला। किस शेप का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, किस शेप का दिख रहा है? तो आप बोलोगे इसका जो शेप होता है कैसा होता है? देखो एल में एक बड़ा होता है और एक छोटा, ऐसा ही है ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन एक भुजा क्या है, छोटा, और एक भुजा एल में एक लाइन छोटी होती है, एक लाइन, अरे बोलो ना यार गोंगास, आओ। तो हमने बोला किस शेप का होता है, एल शेप्ड। लिख लिया, लिखो। तो बताओ सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म छोटा होता है, सॉल्टर बोल सकते हो या शॉर्ट बोल सकते हो, एक आर्म बड़ा होता है, और जो सेंट्रोमियर होता है बीच से थोड़ा सा आगे चला जाता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं आया? आया। ऐसा अगर कहीं दिखे तो आप क्या मारोगे, सब मेटासेंट्रिक। नोट करिए फटाक से। अगला है एक्रोसेंट्रिक। बढ़े आगे। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लास मिस मत करिएगा, नहीं तो अगले दिन हमको गरियाएंगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। हमेशा थोड़ी मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि हर हर टॉपिक ऐसा होगा कि अगले दिन शुरू करूंगा तब भी समझ, हाँ ऐसा होगा। चले आगे बढ़े। तो बताओ मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बीच में होगा एकदम, दोनों आर्म बराबर होंगे, लेकिन सब मेटासेंट्रिक में बीच से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो दोनों आर्म में एक आर्म छोटा है, एक आर्म, बोलो ना, बोलो ना। समझ में आया कि नहीं? अगला लिखिए एक्रोसेंट्रिक। कौन होगा, एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है एक्रो सेंट्रिक। कौन हो गया बेटा, एक्रोसेंट्रिक। आइए अब सर इसमें डायग्राम बनाइए। बीच में कौन है, बीच में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोल की तरफ चला गया, इंड पे। कहां चला गया, आखिरी छोर पे। तो मान लो ये कौन है, सेंट्रोमियर, तो आखिरी इंड पे जाएगा, तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ दिखेगा। क्रोमोसोम इधर बहुत छोटे दिखेंगे, बोलो हाँ या ना, और एक पार्ट बहुत ऐसा दिखेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। तो हमने बोला ये कौन है, फटाक से बताओ, ये है सेंट्रो, कौन है, सेंट्रोमियर, बोलो ना। तो सेंट्रोमियर किसके पास चला जाएगा, इंड पे। कहां चला जाएगा, तो लिख दो सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स इंड। किसके करीब चला जाएगा, इंड। इंड मतलब ये आखिरी छोर है, तो ऐसे मान लो रस्सी खींचा एकदम आखिरी पहुंचा दिया, तो इंड पे जाएगा ना, इंड के पास, इंड के पास, क्लोज, नियर, पास। समझ में आया कि नहीं? तो हो जाए, यहां लिखो सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स इंड। कहां चलेगा, इंड। अब यहां लिख लो, ठीक है, सेंट्रोमियर आखिरी छोर के पास पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, पास बोला हूं, आखिरी छोर पे पहुंच जाएगा, ये नहीं बोला हूं, टर्म पे ध्यान देना, पास।
हमने बोला किसी के पास जाना, छोड़ो, पहुंच जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखा, सेंट्रोमियर, ए मियर आर ई हो जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रोमियर आखिरी छोर के पास पहुंच जाएगा, और यही इंड है। क्या है, समझ में आया कि नहीं? तो एक आर्म बहुत छोटा हो जाएगा, और एक आर्म, तो लिख सकते हो वन आर्म एक्सट्रीमली, हद तक छोटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक्सट्रीमली शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, जो बोलना हो बोल लो, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, एक आर्म कैसा हो जाएगा, एक्सट्रीमली शॉर्ट। क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली शॉर्ट, लिखो। वन आर्म, वन आर्म इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मतलब नहीं कहते अब मेरा गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, बोलते हैं ना, अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं ना कि अब मेरा गुस्सा कहां जा रहा है, एक्सट्रीम लेवल, हद हो गया, अब हद हो गया, अब जानो, अब उठा जाओगे। तो एक्सट्रीम लेवल, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अब हमको। एक्सट्रीमली सॉल्टर, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, एक्सट्रीमली सॉल्टर। एंड एक आर्म बस उल्टा कर दो, सॉल्टर की जगह लॉन्गर, तो लिख दो वन आर्म इज है एक्सट्रीमली, क्या हो जाएगा, लॉन्गर। क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं? शेप देखना है, शेप, आइए। तो हमने बोला इसका जो शेप बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, मान लो ये सेंट्रोमियर है, बोलो ना भैया, ठीक है। और हमने बोला एक आर्म बड़ा है पूरा, ठीक है, और एक आर्म छोटा सा से, कौन सा शेप बन रहा है, जे शेप। अरे उल्टा समझा करो, जे शेप कैसा बनेगा, जे शेप्ड, कैसा हो जाएगा, जे शेप्ड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, जे शेप। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, आया, बोलो ना भैया, आया ना। तो अगर बोला जाए एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा है और एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ा है, और सेंट्रोमियर इंड पे पहुंच गया नहीं, इंड के पास पहुंच गया है, तो क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक। क्या हो जाएगा, एक्रो। आखिरी कौन सा है, टीलोसेंट्रिक, चौथा। कल इस चैप्टर का वन लाइनर लगवाऊंगा, क्या लगवाऊंगा, और वन लाइनर की सीट मिलेगी आपको कल, क्या मिलेगी, वन लाइनर की सीट, असाइनमेंट के रूप में, क्योंकि चैप्टर खत्म। तो कल, कल नहीं, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा परसों। हमेशा जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा तो आपको वन लाइनर लगभग 100 लाइन मिलेगा एनसीईआरटी का। क्या मिलेगा, लाइन। और कैसा रहेगा, फिल इन द ब्लैंक। कैसा रहेगा, फिल इन द ब्लैंक। आपको मिलेगा यहीं, इस पे बोर्ड पे लगा रहेगा पीडीएफ, और आप लगाओगे अपने उसमें, और मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। क्या करूंगा, एक्सप्लेन, ताकि रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए, रिवीजन। बोलो समझ में आया क्या? तो हमने बोला टीलो सेंट्रिक, लो भैया, इसमें कुछ मत करना, सेंट्रोमियर एकदम आखिरी इंड पे पहुंचा देना। कहां पहुंचा देना, आखिरी इंड। तो मान लो ये सेंट्रोमियर है, कौन है, ये कौन है, सेंट्रोमियर। और हमने बोला ये कौन है, ये बहुत छोटा सा दिखाई देगा, इसको ना के बराबर मानो। कैसा मानो, ऐसा। तो अगर आपसे बोला जाए सेंट्रोमियर कहां पहुंच चुका है, इंड पे, कहां पहुंच गया है, तो लिखो सेंट्रो है मियर। कौन बेटा, सेंट्रोमियर। कहां पहुंच गया, क्लोज टू नहीं, पास नहीं, इंड पे ही पहुंच गया। कहां पहुंच गया, इंड। तो लिख दो, क्या लिखोगे, सेंट्रोमियर टर्मिनल। क्या लिख सकते हो, इंड पे। कहां पहुंच गया, इंड पे। तो सेंट्रोमियर कहां हो गया, टर्मिनल पे। कहां हो गया, टर्मिनल मतलब आखिरी छोर पे, पास नहीं, आखिरी छोर पे पहुंच गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो भैया, यस सर। तो एक आर्म तो दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा का आर्म दिख रहा है, तो लिखो वन आर्म क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लॉन्ग ना लिखो, बस कुछ मत लिखो, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है।
एक आर्म है या नहीं है? एक आर्म है। ठीक है, तो लिख सकते हो यहाँ पे, मन करे तुम्हारी इच्छा है तो लिख लो, नहीं तो गुस्सा आ जाओगे। वैसे कुछ ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है। ओनली वन आर्म आर वन आर्म आर सो। सिर्फ कितने आर्म दिख रहे हैं? एक आर्म। और क्या लिखोगे? वेरी 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 लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबे, ठीक है ना? समझ गए? और दूसरा आर्म नहीं दिख रहा तो उस पर हम लिखेंगे ही नहीं। तो हमने बोला शेप अगर इसका बनाए कैसा होगा? मान लो ये सेंट्रोमियर है, कौन है? और हमने बोला ये ऐसे है, तो कैसा दिख रहा है? आई शेप। कैसा दिख रहा है? आई शेप्ड। नोट करिए, टीलोसेंट्रिक जो होता है ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट होता, इतना लिख लेना। टीलोसेंट्रिक ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट होता, नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। ऐसा क्रोमोसोम ह्यूमन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी आप देख सकते हो, तो यहां लिख लो नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। अगर पूछा जाए इन चारों में कौन सा ह्यूमन इंसानों में नहीं प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे? टीलोसेंट्रिक। क्या बोलोगे? टीलोसेंट्रिक। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो टीलोसेंट्रिक नहीं मौजूद होता है किसमें? ह्यूमन में। किसमें नहीं मौजूद होता है? ह्यूमन में। बरोबर समझ में? बनाओ फटाक से। क्लियर है? आसान लग रहा है कठिन? आई क्या इसमें? आई आई बेटा, आई। आई महाराष्ट्र वाला नहीं, आई माने अम्मा। आई मतलब आइसक्रीम वाला। हो गया? बोलो हाँ या ना। तो भैया एक बार पीछे चल के एक बार बोलो। हमने बोला अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में है तो कहलाएगा? दोनों आर्म इक्वल होंगे कि एक छोटा एक बड़ा? हमने बोला सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर, मिडिल से आगे बढ़ गया, मिडिल से आगे, तो भैया एक आर्म छोटा और एक आर्म तो कहलाएगा? आगे आओ। हमने बोला अगर इंड के करीब चला गया, इंड के पास, कौन? सेंट्रोमियर, तो एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा और एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ा, तो क्या कहलाएगा? और हमने बोला कि अगर एकदम इंड पे, टर्मिनल पे पहुंच गया, आखिरी छोर पे पहुंच गया सेंट्रोमियर, तो एक ही आर्म रहेगा और बहुत बड़ा, तो कौन होगा? टीलोसेंट्रिक। क्या ह्यूमन में प्रेजेंट होता है? नहीं। अच्छा, हमने बोला वी शेप है तो, वी शेप है तो, वी शेप है तो मेटासेंट्रिक, वी शेप है तो, वी शेप है तो, एल शेप है तो, और हमने बोला जे शेप है तो, और आई शेप है तो। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलिए इसको लिखिए।
हफ्ते का क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन था। क्या था? जेन्युइन। कि बोला सर ये क्रोमोसोम जितने हैं सब अलग अलग हैं, और हमने बोला क्या सबके सब कहां पाए जाते हैं? क्या सबके सब हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पाए जाते हैं और इनका अलग अलग काम होता है? नहीं, हमने ये बताया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और काम सबका एक ही होता है। जो क्रोमोसोम हमारे बॉडी में एक कैरेक्टर को भेजते हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम सांवले हैं, हम लंबे हैं, हम छोटे हैं, ये सब किसकी वजह से बेटा? क्रोमोसोम। किसकी वजह से? क्रोमोसोम। तो एक चीज याद रखना, ये जो भी आपके लक्षण, आपके कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं, वो क्रोमोसोम ही पहुंचाते हैं। किसी सेब वाले, समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि फलाने में हई सेब, फलाने में हऊ सेब, इक्वल नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? सब में एक का सेब। तो बताओ ह्यूमन में कौन नहीं पाया जाता है? कौन नहीं पाया जाता है? आए, आगे बढ़िए, सुनिएगा अभी जितना हमने पढ़ा है, क्योंकि सैटेलाइट और माइक्रो बॉडीज छोड़ूंगा मैं, उसको कब पढ़ाऊंगा? कल, ताकि मेरे पास समय रहे। क्योंकि मैं जो आपका वो है क्या बोलते हैं, वन लाइनर, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। 1 घंटा नहीं, आधे घंटे में, 40 मिनट में खत्म। उसके बाद करेंगे क्या? कुछ तो बचना चाहिए करने के लिए। आगे आओ। तो भैया बताओ, सिंपल सा हमने जितना पढ़ाया, हमने बोला ये क्रोमोसोम है क्या? अच्छा, एनिमल सेल है उसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, यही है क्रोमोसोम। बीच में होता है, कौन होता है? और सेंट्रोमियर के चारों तरफ होता है। अच्छा, एक चीज जानते हैं, ये जो आपका, एक मिनट, इन्हें काट दें। तो हमने बोला ये जो काइनेटोकोर होता है, कौन होता है? काइनेटोकोर। सुनिएगा, यही काइनेटोकोर जब स्पाइंडल फाइबर बनता है ना, कौन बनता है? स्पाइंडल फाइबर। अब सुनिएगा, हमने बोला ये जो काइनेटोकोर है, कौन है? और काइनेटोकोर स्पाइंडल फाइबर से अटैच होता है। बोलो हाँ या ना? स्पाइंडल फाइबर पढ़ाया था ना? बोलो हाँ या ना? जब सेंट्रियोल सेल डिवीजन होता है तो ऐसे बनते हैं आपके स्पाइंडल फाइबर। कौन बनते हैं? देखा है कि नहीं कभी? देखा है ना? और हमने बोला ये कौन है? सेंट्रोमियर। कौन है? ये कौन है? और सेंट्रोमियर के चारों तरफ कौन है? काइनेटोकोर। कौन है? कौन है? काइनेटोकोर है। तो आगे हमने बोला इसी पे कौन लगा हुआ है? फटाक से बोलो। क्रोमोसोम लगा, ऐसे ही लगा है ना? बोलो ना, ऐसे ही लगा। अरे बोलो। अगर आपसे पूछा जाए ये स्पाइंडल फाइबर किससे अटैच है, तो आप बोलोगे काइनेटोकोर। किससे अटैच है? काइनेटोकोर। किससे अटैच है? काइनेटोकोर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, सर का कॉल था। नहीं, ठीक है। तो हमने बोला ये देखो अटैच किससे है, देखो, देखो किससे अटैच है, दिख रहा है? किससे अटैच है? काइनेटोकोर से अटैच है ना? ये कौन है? स्पिंडल फाइबर है। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। तो काइनेटोकोर का काम बताओ? स्पाइंडल फाइबर को अटैच कराना। क्या काम है बेटा? अटैच। तो लिख लो, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ, किसका? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना? हेल्प करता है, मदद करता है स्पिंडल फाइबर को अटैच करने में। किसी को कठिन लग रहा है क्या? कठिन लग रहा है क्या? आपके एग्जाम में आ जाए, स्पाइंडल फाइबर को क्रोमोसोम से अटैच कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? और ये सब कब होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। किसके दौरान होता है? सेल डिवीजन। तो बताओ भैया, बीच में कौन है? इसके चारों तरफ कौन है? कैसा होता है? किसका बना होता है? और हमने हेल्प किस में करता है? अटैचमेंट। किसके? स्पाइंडल फाइबर। हमने बोला ऊपर वाला कौन है? नीचे वाला कौन है?
अपोजिट वाले कौन है? अपोजिट वाले कौन है? याद रहेगा। आगे बढ़िए। हमने बोला एक बात बताओ बेटा, सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, क्रोमोसोम अगर नॉर्मल सेल का है तो कितना होगा? 46। स्पर्म का है तो 23। स्पर्म का है तो, ओवम का है तो, नॉर्मल है तो। आगे बढ़िए। हमने बोला एक बात बताओ, किसके आधार पे? क्रोमोसोम पे जो सेंट्रोमियर होता है उसके पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, लाखरी। अच्छा, हमने बोला जो मेटा सेंट्रिक है, सेंट्रोमियर एकदम मिडिल सेंटर पे होता है, दोनों आर्म इक्वल होते हैं, शेप कैसा होता है? हमने बोला सब मेटा सेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा सा मिडिल से आगे चला जाता है, तो एक आर्म क्या हो जाता है? और एक आर्म शेप एल शेप। आगे बढ़िए। हमने बोला एक बात बताओ, एक्रोसेंट्रिक में जो आपका सेंट्रोमियर है ये इंड के मतलब आखिरी छोर के पास पहुंच जाता है क्या? बेटा आखिरी छोर पे पहुंचना अलग बात है और उसके पास पहुंचना अलग बात है। समझ में आया? जैसे आपका 720 मार्क्स होता है तो सिलेक्शन का जो होता है, अगर जनरल है तो 620, तो 620 पार करना या 620 लाना अलग बात है और 615 लाना अलग बात। मतलब सिलेक्शन के करीब पहुंचना अलग बात और सिलेक्शन ले लेना अलग बात। तो यहां इंड तक पहुंच गया, इंड पे पहुंचा नहीं, तो होगा तो एक आर्म एक्सट्रीमली और एक आर्म एक्सट्रीमली शेप कैसा होगा? जे शेप। हमने बोला अगला कौन है? जो ह्यूमन में मतलब जो सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल एंड पे पहुंच जाता है, मतलब आखिरी छोर पे पहुंच जाता है, तो एक ही आर्म दिखता है और बहुत बड़ा। शेप कैसा होता है? आई शेप। कैसा होता है? ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो आई कि नहीं आई? अगला है, चलो पढ़ाई देते हैं, सैटेलाइट। कौन है बेटा? सैटेलाइट कुछ नहीं। आज पहली बार तुम लोगों ने बोला टाइम हो। अच्छा, मूड पहले ही बना दिया था कि बस, तो मूड में यही चल रहा था बस। बोलो हाँ या ना? यही चल रहा था ना? बोलो हाँ या ना? आज कौन सा दिन है? हिंदी में बताओ। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शुक्रवार सही दिन है, उस दिन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कैसा गया टेस्ट आप लोग का? बहुत खराब। कई क्वेश्चन लास्ट में रिपीट कर दिए थे लोग। हाँ हो गया था, मैंने देखा, मैं जब आंसर की बना रहा था, टिक लगा रहा था, मैंने देखा कि कई क्वेश्चन रिपीटेड थे। हमने दिया था बकायदा, हमने डीपीपी हर बार डीपीपी का भी क्वेश्चन रखेंगे। रीजन बता दूं, क्योंकि आप लगा रहे हो, आपका एक क्या होना चाहिए? मोटिवेट होना चाहिए, खुद में मोटिवेशन होना चाहिए, मुझे आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आप डिमोरलाइज होगे, होपलेस होगे, तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है? तो आप हमेशा एक्टिवेट रहो, डीएक्टिवेट नहीं, ठीक है? तो भैया बता दो एक बार, कुछ पुरानी चीजें पूछ लें एक बार, जितना हमने पढ़ाया। अच्छा एक बात बताओ, सिलिया फ्लैजिला पढ़े हो? अच्छा, अगर सिलिया फ्लैजिला का अरेंजमेंट पूछे तो क्या होता है? क्या होता है? और हमने बोला सेंट्रियोल पढ़े हो? सेंट्रियोल एक दूसरे के कैसा होता है? सेंट्रोसोम के अंदर होता है। हमने बोला इनके चारों तरफ मटेरियल होता है क्या? कौन सा? एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। अच्छा, हमने बोला इनको कट किया तो इनका अरेंजमेंट कैसा मिला? 9+0 कैसा मिला? अच्छा एक बात बताओ, आपने फ्लैजिला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? फ्लैजिला। फ्लैजिला कितने पार्ट होते हैं? 3। नीचे वाला बेसल बॉडी, बीच वाला हुक, ऊपर वाला सबसे लंबा ट्यूबुलर हुक, और बेस पे होता है बेसल बॉडी। और जब बेसल बॉडी काटा तो हमने कैसा अरेंजमेंट देखा? 9+0, क्योंकि किसका बना होता है? सेंट्रियोल। बरोबर समझ में आया? अच्छा, अगर हम बोले कि ऐसे दो ऑर्गेनेल्स का नाम बताओ, दो कोशिकांग का नाम बताओ जो आपके एनिमल सेल में पाया जाता है और दोनों के दोनों मेम्ब्रेनलेस होते हैं। पहला राइबोसोम, दूसरा सेंट्रियोल। कौन होता है? सेंट्रियोल। ऐसे दो ऑर्गेनेल होते हैं जो एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, भी नहीं सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, प्रोकैरियोटिक में कैसा राइबोसोम होता है? यूकैरियोटिक में
प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, याद रहेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब हमने सिलिया फ्लैजिला को काटा था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोर था, जगह क्या था, कोर। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन है एकदम पॉइंटेड, कुछ गड़बड़ नहीं। आइए, हमने बोला न्यूक्लियस पढ़े थे अभी कल ही, बोलो हाँ या ना। अच्छा न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन, एक होता है आउटर एक होता है इनर, दोनों जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं कौन सा पोर बनता है, कौन सा पोर, न्यूक्लियर पोर बनता है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, हमने बोला कि जो दोनों मेम्ब्रेन होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते कि ऐसे होते हैं, अच्छा पैरेलल होते तो इनके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या बोलते हैं। अब पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो एरिया होता है कितना होता है, कैसा होता है। अच्छा न्यूक्लियस के अंदर कोई फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है, नाम बताओ क्या नाम होता है। अच्छा उसके अंदर कोई गुजगुजाया हुआ स्ट्रक्चर होता है, नाम बताओ क्या नाम होता है, किसने बताया था, कब बताया था, वो बात नहीं है, मतलब कब बताया था, स्टेनिंग करने के बाद। अच्छा हमने बोला सेल का खोज किसने किया था, डेड की लाइव। अच्छा लाइव सेल किसने देखा था, किसने देखा था। अच्छा डेड सेल जो देखा था वो कैसा देखा था, हनी कॉम लाइक, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। अच्छा एक बात बताओ, जो डेड सेल था किसमें देखा था, कॉर्क, पेड़ की छाल को निकाला उसके अंदर पतली झिल्ली थी उसमें। अच्छा एक बात बताओ, जो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक साहब थे इन्होंने लाइव सेल देखा था, किसमें देखा था, बैक्टीरिया। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो घबराएंगे नहीं कि अरे हम नहीं जवाब दे पा रहे हैं, अगली बार आप भी जवाब दोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो बोलो ना। अच्छा एक क्वेश्चन और, हमने बोला सेल थ्योरी किसने किसने दिया था, किसने दिया था। अच्छा सिर्फ प्लांट के बारे में किसने बोला था, और हमने बोला प्लांट एनिमल दोनों के बारे में। अच्छा स्वान ने बोला था कि जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर बाउंड्री उसे आज हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा ये भी बात बताया था क्या कि प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर होता है, किसका पाया जाना। अच्छा इन्होंने ये भी बोला था क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से, किसके प्रोडक्ट होते हैं। इनकी कमी क्या थी कि कैसे ये सेल आया जिससे बने हैं लोग, तो इसको इसकी भरपाई इसको बताने वाला कौन था, रोडाल्फ विर्चो। कब आया था, 1855। अपने भाषा में क्या बोला था, क्या बोला था। अच्छा होमनी सेलुला ई सेलुला मतलब सेल अराइजेस फ्रॉम, सेल अराइजेस फ्रॉम। अच्छा एक बताओ, ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़े हो, ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़े हो। अच्छा ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें एक टिपिकल प्लांट सेल दिखा था, आउटर बाउंड्री सेल वॉल कहलाया था, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन था, उसके अंदर साइटोप्लाज्म था। क्या साइटोप्लाज्म मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कहलाता है, मतलब सेल का सारा काम इसी में होता है। अच्छा इसके अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, नाम बताओ, नाम बताओ। और हमने बोला न्यूक्लियस सिर्फ प्रोकैरियोटिक या सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में नहीं। अच्छा न्यूक्लियस के अलावा इनमें और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थे क्या, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। बोलो समझ में आया। अच्छा इनमें मेम्ब्रेनलेस भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं क्या, राइबोसोम है क्या, कौन है। अच्छा राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस अगर प्रोकैरियोटिक में तो कितना है एस, और अगर यूकैरियोटिक में है तो। अच्छा एक बात बताओ, राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है या कुछ ऑर्गेनेल के अंदर भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, 70s या 80s। हमने बोला कुछ ऑर्गेनेल के सरफेस भी पाया जाता है क्या, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा एनिमल सेल में एक और मेम्ब्रेनलेस पाया जाता है क्या, नाम बताओ, सेंट्रियोल। क्या ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, यस सर। किसका फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर। सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज कितनी है 0.3 माइक्रोन मीटर, इसका मेंबर होता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा पीपीएलओ के बाद बड़ा कौन होगा, बैक्टीरिया, 3 से 5, ह्यूमन आरबीसी 7, समझ में आया कि नहीं, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट नर्व सेल, समझ में आया। अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीप्लाई यूकैरियोटिक अपेक्षा तेज होते हैं कि स्लो, आए आए,
आगे बढ़ो। हमने बोला इसमें दो डीएनए पाया जाता है क्या, एक प्लाज्मिड एक जीनोमिक, एक प्लाज्मिड एक मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई बहुत तेज करते हैं, रैपिडली, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अपेक्षा। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ बेटा, जो प्लाज्मिड होता है रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है ना, बात की बात है। हमने बोला एक बात बताओ, यूकैरियोटिक के बारे में पढ़े हो, यूकैरियोटिक के बारे में पढ़े हो? अच्छा, यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप वेल डेवलप्ड पाया जाता है और सारे ऑर्गेनेल वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यूकैरियोटिक के बाद आगे अगर हम बात करें, आपने सेल वॉल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। अच्छा रिजिड होता है क्या, रिजिड होता है क्या, नॉन लिविंग होता है क्या? इसमें 3 लेयर होते हैं क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अच्छा जब दो सेल आपस में जुड़ते हैं तो मिडिल लेमिला बनता है क्या, किसका बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, किसका बना होता है? अच्छा एक बात बताओ, इनमें एक छेद होता है सेकेंडरी में जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म से इस सेल के दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म जाता है क्या, मॉलिक्यूल जाते आते हैं क्या? अच्छा सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है? जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था उसके बाद ही पढ़ा गया था ना। अच्छा एक बात तो, सेल मेम्ब्रेन जब आपने पढ़ा होगा तो सेल मेम्ब्रेन में एक चीज पढ़ा होगा कि ये बाई लेयर से बना होता है, किसके? लिपिड। और कौन सा लिपिड? फास्फोलिपिड। कौन सा? लेसिथिन वाला। कौन सा? लेसिथिन। याद रहेगा। आइए हमने बोला अगर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, उसमें जो प्रोटीन होता कितना? 52%, और लिपिड कितना? 40%। याद रहेगा। हाँ, इसमें दो प्रकार के प्रोटीन, एक अंदर धसा हुआ, एक सरफेस। अंदर वाला इंटीग्रल, बाहर वाला पेरिफेरल। समझ में आया? सिंगर निकोलसन ने 1972 में एक मॉडल दिया था, कौन सा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा? कौन सा? आगे इसी मेम्ब्रेन के क्रॉस, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा वाला वो सेलेक्टिवली परमिएबल कैसा होता है, तो चीजों को अपने मन से नहीं आ जा सकते, वो चाहेगा तभी आएंगे, वो चाहेगा तभी जाएंगे। आपने सुना होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव, क्या सुना होगा? पैसिव में हाई से एनर्जी की जरूरत, एक्टिव में लो से एनर्जी की जरूरत। अच्छा ऑस्मोसिस में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना, हाई से। अच्छा एक बात तो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप का नाम सुना है ना, सोडियम पोटेशियम पंप का नाम सुना है ना। आगे बढ़ो, 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर। समझ में आया? आगे आओ। हमने बोला एक बात होता बेटा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 आते हैं ना, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा, तीसरा लाइसोसोम, चौथा और 4 नहीं, 3 नहीं आते। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। समझ में आया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है क्या, जाल जैसा होता है क्या? बोलो ना, माइक्रोस्कोप से देखा गया था क्या? अच्छा एक बात हो, न्यूक्लियस के पास था क्या? अच्छा एक बात बताओ, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अगर उसकी हम बात करें तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे, क्या कि इसमें 2 ल्यूमिनल जगह पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं। अच्छा अंदर है तो इंट्रा, बाहर है तो एक्स्ट्रा, साइटोप्लाज्म की तरफ है तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है तो ल्यूमिनल। बरोबर समझ में आया? आइए हमने बोला इनमें राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं क्या? यस सर। एक होता है रफ, एक होता है, अगर रफ है तो राइबोसोम होगा, यस सर, तो प्रोटीन बनाएगा, यस सर। अगर स्मूथ है तो राइबोसोम नहीं होगा। प्लांट में बनाता है लिपिड, एनिमल में बनाता है लिपिड जैसा स्टेरॉयडल हार्मोन। याद रहेगा? यस सर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आओ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था क्या? कैमिलो गोल्जी ने किया था क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर देखें आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक होता है ऊपर वाला सिस स्पेस न्यूक्लियस की तरफ, किधर होता है? नीचे मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपेस, हमने बोला बीच में पैरेलल सिस्टर्नी। कौन होता है? अच्छा इनका मेन काम जो है सुनिएगा, हमने बोला जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इनका फॉर्मेशन करना ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, और एक होता है पैकेजिंग करना। क्या करना? पैकेजिंग। जब न्यूक्लियस से प्रोटीन आया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया? रिसीव, और उसको भेजा सिस स्पेस, किसके? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वहां से आया सिस्टर्नी, सिस्टर्नी में हुआ पैकेजिंग, आया ट्रांस, ट्रांस से निकला आया साइटोप्लाज्म, बन गया लाइसोसोम। बोलो समझ में आया? आगे लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस होता है क्या? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, सुसाइड बैग बोलते हैं क्या इसको? अच्छा एक बात बताओ, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है क्या? जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेटेस, प्रोटीएसेस। और हमने बोला ये एसिडिक मीडियम पे काम करते हैं क्या? एसिडिक मीडियम पे काम करते हैं क्या? आ गया वैक्यूल, वैक्यूल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है टोनोप्लास्ट कहलाता है क्या? ये डस्टबिन ऑफ सेल कहलाता है क्या?
ये अपने अंदर वाटर सैप एक्सक्रीटरी मटेरियल रखता है क्या? बोलो ना। यस सर। बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का नाम सुना है? फूड वैक्यूल का नाम सुना है? गैस वैक्यूल का नाम सुना है? आगे बढ़ो। हमने बोला अगला कौन है बेटा? अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? अच्छा साहब, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल? कैसा होता है? अंदर वाला जो मेम्ब्रेन वो इनर फोल्डिंग हो जाती है क्या? और वो क्या कहलाता है? क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी। क्रिस्टी पे ऑक्सीजोम होते हैं क्या? और वो ऑक्सीजोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मदद करते हैं क्या? और भाई साहब एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं क्या? और इसीलिए कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी एक होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। और वो जब ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद वहां से ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा। बोले तो एनर्जी। और उस एनर्जी का इस्तेमाल कौन करता है? सेल। अगर सेल ताकतवर बनेगा तो टिश्यू भी बनेगा। टिश्यू बना तो ऑर्गन, ऑर्गन बना तो ऑर्गन सिस्टम, उससे बनता है पूरी बॉडी। तभी तो हम चिल्ला पाते हैं। बोलो हाँ या थैंक यू सो। इसको बेटा माइक लगा लो उसको। हेलो। देखिए ऐसा है कि बच्ची है, 683 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी बेटर स्कोर है, नीट में इस बार सिलेक्टेड है। मतलब 100% इतने ही आ रहे हैं। वैसे तो 690 आ रहे थे, बट एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत प्लस माइनस हो गए, ठीक है। एक केमिस्ट्री में गलत हो गया और दो बायोलॉजी में गलत हो गए। फिजिक्स में कितने गलत हुए थे? ओके। तो सबसे पहली बात, थोड़ा ना बच्चों को मोटिवेट करिए कि जैसे हमारे ये फ्रेशर स्टूडेंट हैं, इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड फिर थोड़ा बच्चों को बताइए कैसे पढ़ना चाहिए, इन्हें कैसे सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। Hello everyone, I'm Shreya Maish and my NEET expected is 683 out of 720 and मतलब मैं ना देखती नहीं थी मतलब कितना पढ़ना है। मतलब मैं सुबह 8 बजे मेरा रूटीन था, फिक्स था बिल्कुल। सुबह 8 बजे उठना है और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। अगर जैसे मतलब लाइब्रेरी देन कोचिंग ऐसा कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी जाना और अपना पढ़ना। फिर मैं मतलब दोपहर का खाना खाने के बाद सबको ही सोता था, मैं नहीं सोती थी क्योंकि मेरे को लगता है कि मतलब ये लोग सोएंगे तो उनके थोड़े कम मार्क्स आएंगे, मेरे अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो मतलब मैं पढ़ती रहती थी। मतलब मैंने शाम का नाश्ता भी स्किप करती थी कि टाइम वेस्ट होगा पढ़ाई के चक्कर में। तो रात में 10 बजे तक पढ़ती थी, फिर थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लिया, 12 बजे सोना, सिर्फ 6 घंटे की नींद बस लेती थी। और संडे को भी मतलब पूरा पढ़ती थी मैं। और मेरा मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट था। अ, तो एंड मेरे केमिस्ट्री में 175 है, सिर्फ मेरा एक बस नेगेटिव था। और फिजिक्स में मेरे 162 है एंड बायो में 364 है। एंड यहाँ की फैकल्टी बेस्ट है, यहाँ पे आदित्य सर, विशाल सर मतलब बेस्ट टीचर है यहाँ पे। एंड काफ़ी मतलब यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी लाइक काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी सपोर्टिव टीचर है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को काफ़ी टेंशन होती। मेरा सबसे ज़्यादा फिजिक्स वीक था, तो मतलब वही उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपके मॉड्यूल्स मिलते हैं, आपको डीपीपी मिलती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट्स होते हैं वो सर से क्लियर करिए। लेकिन डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो टेस्ट पेपर देते हैं तो उसमें जो आपके क्वेश्चन नहीं बनते, जो आपसे गलत हो जाते हैं, तो वो भी आप सर से क्लियर करें, क्योंकि वही क्वेश्चन ना रिपीट हो जाते हैं पेपर में। वैसे ही पेपर लगता है आपको जब नीट का आप देते हो पेपर। तो मतलब डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपको चैप्टर वाइज मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और लास्ट में टाइम में आप मतलब 12th की जैसे फिजिक्स है तो आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपने बहुत काइनामेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी, उसके बिल्कुल 150 200 क्वेश्चन लगाए और लास्ट में बिल्कुल आप बिल्कुल थक गए। ऐसा नहीं करना है, बल्कि 12th की फिजिक्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना पोर्सन 12th से ही आता है।
तो हर चैप्टर को देना है कि 200 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा ही लगाने, क्योंकि टाइम तो बहुत है, अभी से लेके मई तक जाके बहुत टाइम है, तो आपको सब चैप्टर के लगाना। इतने लोगों के सामने बोलना होता है तो बोल नहीं पाते ना, हेजिटेशन होती है नहीं होती है। किसी को ऐसे सबके सामने खड़ा कर दो, बेचारी हेजिटेट हो रही, वैसे हेजिटेट हो नहीं रही है, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा है, ठीक है, सिलेक्टेड है। वैसे अभी जो भी स्टूडेंट सब हमारे हैं ना, सभी को बुलाएंगे सिंगल सिंगल करके, ठीक है, क्योंकि अभी सब घर चले गए थे, ठीक है, अभी सबको बुलाएंगे और अभी जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन सभी को मैं एक साथ भी करूंगा। देखो ऐसा है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो कि कैसे क्या बेटर होता है, स्कोर कैसे बेटर करना होता है, कोई भी अगर डाउट हो, ठीक है, किसी का डाउट है पूछना है, ओके पूछ लो। मतलब पहले तो शॉर्ट्स नोट बना के रखो, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन ना फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, तो फॉर्मूले तो सबके तो बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आए स्ट्राइक करना चाहिए फॉर्मूला माइंड। हाँ, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलते हैं आपको पेपर में। और किसी का कोई डाउट, ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है, आप जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजी में तो सेम का सेम मिलता है, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट वही होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सब वही होते हैं, बट क्या है थोड़ा डिजिट चेंज होती है, जैसे कोई भी अगर है 3 की जगह 4 हो जाएगा, कोई इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर एज इट इज बिल्कुल सेम का सेम होगा तो वो कोई भी एग्जामिनर अगर बनाएगा, ठीक है भाई, जो नीट में एग्जाम पेपर बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सभी को पता है कि कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, सेम मैच नहीं करना है, सेम तरीके से बस डिजिट को चेंज करना है, ठीक है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, जितना भी पढ़ाया जा रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, ठीक है, आप घर पे सेल्फ स्टडी करोगे, फिर उस पर प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, क्वेश्चन तभी लगेंगे जब आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, ठीक, ऐसा होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट के एक दो तरीके होते हैं कि हम लोग किस इक्वेशन में किस तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा, अप्लाई होगा, तो टीचर्स बताते हैं ना ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इस चीज को सॉर्ट कर सकते हो, तो सभी चीजों को समझना पड़ता है। अगर कोई डाउट होता है तो टीचर से पूछो, ठीक है, ऐसा होता है। अब वो थोड़ा हेजिटेशन है, ठीक है, लड़की बेचारी इतने लोगों के बीच में बैठना, मतलब खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। और किसी का कोई डाउट? वैसे जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो सब लोग रैली वैली निकालेंगे बढ़िया, सब बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि अभी सब बच्चे घर पे हैं बेचारे। आज आई थी अपने सिस्टर से मिलने, सिस्टर यहाँ रहती है बेचारी, बड़ी बहन है, तो आई थी, मैंने कहा आप कोचिंग भी आ जाओ, ठीक है, तो मैंने कहा आप लोग से मीट करा देते हैं। किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। देखो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, इसने मेहनत की है, बेचारी बहुत पढ़ती थी, ठीक है, मतलब रात दिन एक कर दिया, सोती कम थी। उसको ये यहाँ पे ना कोचिंग्स में रैली निकलती थी, तो इसको ये लगा कि मतलब रैली निकल रही है बताओ, और मैं इस रैली में, मतलब पिछली बार निकली थी अपने यहाँ से भी रैली, तो इसको डाउट, मतलब ये बोल रही थी, मैंने देखा सब लोग गए और मैं नहीं गई थी, मतलब पीछे थी और मैं आगे नहीं थी, तो मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि 1 साल पढ़ चुकी थी यहाँ पे किसी कोचिंग में, अब नाम नहीं लेना है, ठीक है, अपने सेकेंड ईयर में पढ़ने आई थी, तो वो पढ़ चुकी थी। अब सबसे बड़ा डाउट होता है ना जब रैली निकलती है, तो बच्चों को लगता है बताओ मैं वहां पे क्यों नहीं हूँ, जो थोड़े ईगो वाले होते हैं, जिन्हें कुछ करना होता है, नहीं, जिसके अंदर थोड़ा पैसन होता है, ईगो, तो उसको ये भी हर्ट करता है, मुझे अब सिलेक्ट भी होना है, मतलब ईगो उस बात पे होना चाहिए जो अच्छा काम करना है, अगर वो बहुत जरूरी होता है, टैलेंट होता है वो, बट वो अच्छी चीजों में होना चाहिए, कि मुझे अब सिलेक्ट होना है, मुझे कुछ करना है, इन सब चीजों में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बुरा लगा, बोल रही थी, अभी हम लोग नीचे बैठे ऐसे बात कर रहे थे, और रैली में सर हम गए, वो पीछे थे, और बताइए वो लोग सब लोग आगे थे, आप उनका ना आप देख रहे थे, लोग से उनसे बात कर रहे थे, और मतलब मेरे से तो कोई पूछ भी नहीं रहा था, और मैं पीछे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है, तो उससे ये बुरा लगा, उसने फिर कहा मुझे पढ़ना है, ठीक है, और इसने मेहनत की, बहुत मेहनत, लाइब्रेरी भी जाती थी, उसने ज्वाइन कर रखी थी, पढ़ती थी, और ये समझ लो बेचारी नाश्ता भी 4 बजे नहीं करती थी, जब लाइब्रेरी में ही रहती थी, क्यों, ऐसा ही था ना। देख रहे हो, सिस्टर को पता, ये भी साथ में ही रहती थी, तो टेंशन भी थी, मगर उसका अच्छा गया, ठीक है, 683 आ रहा है, केमिस्ट्री में 175 आ रहे हैं, और बायोलॉजी में 346 आ रहे हैं, एंड फिजिक्स में कितने आ रहे हैं? 162 फिजिक्स में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब तीनों में बेटर आ रहा है। जिसको भी सिलेक्ट होना है, अगर नीट में सिलेक्ट होना है, ठीक है, तो उसके तीनों सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, अगर कोई वीक भी है फिर भी आपको उस पर मेहनत करना है, ये नहीं कि 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा, नीट में पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, देखो तीनों में बेटर आए हैं, अगर देखा जाए एवरेज है 175 162 केमिस्ट्री ना, कितना सॉरी फिजिक्स में 162 346, मतलब देख रहे होगे सब में बेटर मार्क्स हैं, ठीक है। तो जिसका वीक सब्जेक्ट है उससे ज्यादा मेहनत करनी है अपने उस सब्जेक्ट पे, तभी सिलेक्ट होगे, ठीक है। चलो पढ़ लो, टाइम वेस्ट हो रहा है।